Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं सेवेंथ जो टॉपिक है हमारा, राइट, वहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है. एंड द सेवेंथ टॉपिक इज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. अभी भी हम लोग सेकेंड चैप्टर ही सीख रहे हैं. दैट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से द salient features of our constitution. Okay. राइट तो यहीं से हम लोग अपना जो आगे का चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे, राइट. एंड आई होप आप लोग साथ ही साथ टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है. देर सवेर ही सही मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ना आई विल बी देयर. ओके, ठीक है. चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द सेवेंथ टॉपिक. ये सब कुछ हो चुका था हमारा, राइट. यहाँ से बाकी, ठीक है, राइट. अब देखिए क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है द पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees us 6 fundamental rights, okay, to all of its citizens. जो भी भारतीय नागरिक है, ठीक है, उनको कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भाई? 6 फंडामेंटल राइट्स. और ये आपने बहुत पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताया भी था, राइट, ठीक है. So 6 fundamental rights are there, and those are incorporated, or we can say they are enlisted under the part 3 of the Constitution. ठीक है. अब आगे देखते हैं. अभी देखिए आपके बुक में ये नहीं, it is a part of other chapter. as a whole हम लोग जो है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, एज अ चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, एज अ पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, तो क्या है यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में ही मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स क्या है एंड ऑल दैट. ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद. अब देखिए यहाँ पर मैंने फंडामेंटल राइट्स अभी से ही एन्यूमरेट कर दिए, मैंने लिस्ट कर दी है, ठीक है. सबसे पहले हम आर्टिकल्स देखेंगे. आर्टिकल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कभी भी हम कोई फंडामेंटल राइट लिखते हैं तो इन जनरल हमको वो आर्टिकल याद होना चाहिए, ठीक है, राइट. क्वेश्चन आंसर्स में बेसिकली पूछते हैं कि राइट टू इक्वालिटी में कौन से आर्टिकल्स है, तो सब पार्ट्स है इसके अंदर. देखिए सिर्फ राइट टू इक्वालिटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर सब पार्ट्स है या फिर सब क्लॉजेस है ABCD करके, राइट, ठीक है. तो क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी की ही रिलेशन में है, हम सबको इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं. तो वो आर्टिकल्स याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो नो प्रॉब्लम, आंसर तो आप लिख ही सकते हैं. लेकिन मैं कहूंगा कि आर्टिकल्स अगर याद रहते हैं तो रखिएगा आर्टिकल्स याद, क्योंकि ये आपके आंसर को एक एक्स्ट्रा बूस्ट अप देता है, ठीक है. एग्जामिनर को थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने जो है, राइट, इसको डेप्थ में पढ़ा है, इसको डेप्थ में थोड़ा बहुत नॉलेज है फंडामेंटल राइट्स का. ओके, चलिए नो प्रॉब्लम. फर्स्ट देखते हैं द राइट टू इक्वालिटी. ओके, ठीक है, कि भाई हमारा संविधान हम सबको इक्वल दर्जे पे या फिर इक्वल पोजीशन पे रखता है. वी हैव राइट टू फ्रीडम, ठीक है. अब देखिए ये 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स है. देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 से 18, 19 to 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32. तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट सब पार्ट्स है उसके अंदर, और सब क्लॉज के भी सब पार्ट्स के भी सब क्लॉजेस है, राइट, ठीक है. तो वो हम चैप्टर में डेप्थ में पढ़ेंगे. लेकिन अभी यहाँ देख लेते हैं, जस्ट मैंने एन्यूमरेट किया है. तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एनीथिंग, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, राइट टू फ्रीडम के अंदर. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हाँ यहाँ पर देखिए आप एग्जाम में अगेंस्ट ही लिख के आइएगा. कुछ बच्चे देखिए क्या करते हैं पता है, ये लिख के आ जाते हैं टू राइट टू एक्सप्लॉयटेशन. नहीं, ये गलत हो जाएगा. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपका शोषण होना, ठीक है, राइट. आपका शोषण होना मतलब एक्सप्लॉयटेशन मतलब आपका गलत इस्तेमाल करना एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट, वो नहीं होना चाहिए. तो राइट उसको अगेंस्ट, यहाँ पर टू नहीं लिखना है हमको. क्या गलती करके मत आइएगा एग्जाम में, यहाँ पर लिखना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. ये अभी हम लोग शायद पिछले क्लास में सेकेंड लॉ में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. यस है ना, ये भी है, ये भी पढ़ चुके हैं. अब आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. मतलब क्या, यहाँ पर अगर आपका कोई
फंडामेंटल राइट आपसे स्नैच अवे किया जाता है एक्सेप्ट इमरजेंसी कंडीशंस में, तो यहाँ पर यू कैन गो टू कोर्ट्स, ठीक है, जो हमारे कोर्ट सिस्टम है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट और वी कैन से हाई कोर्ट, यहाँ पर जाकर आप एक अपील कर सकते हैं, राइट, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे, रिट्स इशू करेंगे, क्या करेंगे, रिट्स, ये आपको बताऊंगा मैं बाद में, ओके, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है, कि एनी ऑफ द राइट्स आर अब्रिज्ड और स्नैच्ड अवे, ठीक है, बाय एनी एंटिटी और बाय एनी इंडिविजुअल, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर अपनी अपील कर सकते हैं, ओके, दैट माय सो एंड सो फंडामेंटल राइट हैज बीन स्नैच्ड अवे बाय मी बाय दिस सो एंड सो लॉ, और वी कैन से बाय सो एंड सो पर्सन। तो वो हमारा जुडिशियरी है, नेमली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, they will issue writs, okay, to ensure and to protect the fundamental rights of our citizens, right, of our fellow citizens, okay। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट का जो कहेंगे जो मीनिंग है, ठीक है, या फिर वो क्यों रखे गए हैं उसके लिए। तो देखिए क्या लिखा है, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, राइट, भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए हम खास करके फंडामेंटल राइट्स जो है वो रखे गए फॉर प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है पता ही है आपको, राइट, दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस टू ऑन टेरेनी, ठीक है, ऑन टेरेनी, टेरेनी का मतलब क्या पता है, जुल्म, ठीक है, ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना। कल को उठ के अगर हमारा एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जुल्मी हो जाता है या फिर कहेंगे डिक्टेटर हो जाता है, ओके, सो यहाँ पर जब वो डिक्टेटर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स भी वो हमसे छीन सकता है, या फिर आर्बिट्ररी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। आर्बिट्ररी मतलब क्या पता है, आर्बिट्ररी का मतलब है मन माना, अपने मन में मर्जी जो आए वैसा कोई अगर लॉ बनाए, मन माना लिख दो यहाँ पर, ठीक है, अपने मन माना मुटाव से या मन मर्जी से कोई लॉ बनाता है, राइट, ठीक है, और उससे हमारा लेजिस्लेचर क्या करता है, हमारे सिटीजन्स को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। यहाँ पर प्रताड़ित का मतलब कहूँगा परेशान करने की कोशिश करता है, लॉस, उल्टे सीधे लॉस बना के। तो फंडामेंटल राइट्स ही है जो हमें क्या करते हैं, हमें इन सब चीज़ों से बचाते हैं, ठीक है, समझ में आया, राइट। तो दिस फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर जस्टिसिएबल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कैसे है, दे आर जस्टिसिएबल, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए ये लिखा है यहाँ पर, सी यही आ गया। सो यहाँ पर क्या है, सी लिखा है दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दैट मीन्स व्हाट, जस्टिसिएबल का मतलब क्या, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हमसे छीना जाता है, ठीक है, हाँ, सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, एक ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। बेटा देखिए अगर मैं यहाँ पर बैठकर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये भी क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है, क्योंकि आई एम एंजॉइंग वन ऑफ माई फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, दैट इज राइट टू प्रोफेस एनी बिजनेस, एनी प्रोफेशन। हालांकि मैं आपको ये सब समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये फंडामेंटल राइट है, राइट। डे टू डे लाइफ में हमारे फंडामेंटल राइट्स हम बहुत सारे जगह पर हम एंजॉय करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इनका एहसास नहीं होता अनटिल एंड अनलेस क्या होता है, हमसे ये छीना नहीं जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में देखिए मेरा जो राइट टू फ्रीडम था, हालांकि ये इतना बड़ा मैं इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री मूवमेंट, ठीक है, वो मेरे को कहेंगे कि मुझसे छीन गया था, लेकिन वो मेरी बेहतरी के लिए था, राइट, ठीक है। तो इस तरह केसेस, तो अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और वो आपसे अब्रिज किए जाते हैं या आपसे स्नैच अवे, दे आर स्नैच्ड अवे बाय सम गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, या बाय सम इंडिविजुअल, ठीक है, तो क्या है कि ये जस्टिसिएबल है, राइट। इसको हम ये फंडामेंटल राइट्स जो यूनिवर्सल है, मतलब ये आपके पैदा होने से ही आपके ऊपर लागू हो जाते हैं, ठीक है, आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देता कि लीजिए आपका फंडामेंटल राइट्स, नो, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, यू कैन जस्ट फील इट, यू कैन नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म ऑफ इट, राइट, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर जो ये फंडामेंटल राइट है, अगर आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाता है, आपको एंजॉय करने नहीं दिया जाता, तो क्या है, दैट इज दे आर एनफोर्सिएबल, ओके, दे आर enforceable by courts for their violation,
ठीक है, हमारे जितने भी कोर्ट्स है, नेमली प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो 2 कोर्ट्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, दे हैव बीन गिवन राइट टू प्रोटेक्ट और to protect the fundamental rights of the citizens, ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आया बेटा? राइट, तो फंडामेंटल राइट्स अभी समझ में आया। अब देखिए क्या लिखा है आगे, लिखा है द अग्रीव्ड पर्सन एंड अग्रीव्ड पर्सन मतलब जिसके ऊपर ये बीता है, ठीक है, जिसको प्रताड़ित किया गया है, जिसके नो हु इज अफेक्टेड बाय दिस सो एंड सो लॉ, ठीक है। अब क्या लिखा है, द अग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू रिट्स। अब रिट्स क्या है? तो रिट्स है, देखिए रिट्स का मतलब क्या है, पहले वो समझा देता हूँ। रिट्स का मतलब है दिस आर लीगल ऑर्डर्स, ओके, लीगल ऑर्डर्स बाय व्हाट, बाय द जुडिशियरी, नेमली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इशू कौन करता है? हमारे कोर्ट्स करते हैं, लीगल ऑर्डर्स है, राइट। क्यों? जस्ट टू एनफोर्स, ठीक है, एनफोर्स मतलब लागू करना, क्या, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमसे छीने गए हैं, राइट, समझना है। तो रिट्स कुछ नहीं है, जस्ट दे आर एन लीगल ऑर्डर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करते हैं टू द अग्रीव्ड पर्सन के भाई इनकी फंडामेंटल राइट्स को हम चाहते हैं वापस आप रिस्टोर कीजिए, राइट। तो ऐसे 5 रिट्स आर देयर। अभी रिट्स को भी हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। सबसे पहला कौन सा रिट है? तो कहेंगे हेबियस कॉर्पस। क्या है? हेबियस कॉर्पस, ओके, ठीक है। सो दिस वन दैट इज द हेबियस कॉर्पस। इसका देखिए सब है ना कहीं लैटिन वर्ड्स है, इनका मीनिंग भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड क्यूओ वारंटो फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करते हैं? दे इशू वेरियस रिट्स, ठीक है, अलग अलग रिट्स को इशू करते हैं, नेमली हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस प्रोहिबिशन, certiorari and quo warranto, right? This writs are issued in just to enforce our fundamental rights, okay, जस्ट ये समझ लीजिए। अभी फिलहाल इसको डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं पता है ना? आई होप आपको चैप्टर पता होगा। चैप्टर क्या है? तो कहेंगे दी salient features, ठीक है, राइट, salient features ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आपको पता है पहली बार फंडामेंटल राइट्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाए गए थे? ठीक है, फाइंड कीजिएगा और हमें बताइएगा कहाँ पर नो दे वर अडॉप्टेड एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट्स, और हमने कहीं से बोरो किया है, राइट, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया भी है इन चीज़ों को, राइट। सो द salient features ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स इज वन ऑफ द salient और वी कैन से यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर से फंडामेंटल राइट्स के नाम पर खिलवाड़ किया जाता है उनके सिटीजन से। हमारे साथ ये नहीं होता। भारतीय संविधान अपने आप में एक यूनिक है, या फिर उसका जो स्पिरिचुअल कंटेंट है वो यही है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है कि ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है आपको दिए गए हैं, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब ये दिस आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अपने मनमाने तरीके से एंजॉय कीजिए, ठीक है। सो दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड टेकन फॉर ग्रांटेड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। सो दे आर नॉट एब्सोल्यूट और वी कैन से टेकन फॉर ग्रांटेड, ओके, ठीक है, राइट। एंड दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। बोले कि भाई मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो जरूरी नहीं है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरा तो मैं कुछ भी अनाप शनाप बकते जाऊँ किसी की डिग्निटी को खराब करने के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए, नहीं, ठीक है। मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, राइट, ठीक है। मैं किसी और, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट मेरे पास है वो फंडामेंटल राइट किसी और के पास भी है, राइट, ठीक है। तो क्या होता है, हम दोनों के फंडामेंटल राइट्स टकराएंगे आपस में तो कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा, राइट। तो फंडामेंटल राइट है हमारे पास, तो कैसा है कि एक रेस्ट्रिक्शन के साथ है। जैसे मैं अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करूं फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स, या फिर मुझे सोच समझकर कुछ वर्ड्स जो है यूज करना है। डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं होने चाहिए, भड़काऊ भाषण नहीं होने चाहिए जो देश की अखंडता, यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करे। समझ में आया बेटा? ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। फर्दर दे आर नॉट सैक्रोसेंट, ठीक है, राइट। तो सैक्रोसेंट का मतलब क्या है? टू इंपॉर्टेंट टू बी क्वेश्चन, राइट। दे आर नॉट सैक्रोसेंट, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है या फिर
बहुत ही ज़्यादा कहेंगे कि अब सैक्रोसेंट है, लाइक इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि इसको क्वेश्चन किया जाए, राइट, लेकिन सही समय पर अगर उसका यूज करते हैं हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए काम आता है। ओके, एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ ना कुछ रोक लगाई जा सकती है, या उसको रिपील किया जाता है, उसको रोका जा सकता है बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि एक हुआ था, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, दिस राइट टू प्रॉपर्टी ये हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, चलिए अब ये पढ़ते हैं इसके बारे में कि डीपीएसपी क्या है। अब देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स किस में थे, पार्ट 3 में थे। ओके, और ये कहाँ पर है, पार्ट 4 में है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेट मी चेंज द मार्कर। Part 4 of the Indian Constitution from Article 36 to 51 of the Indian Constitution, ठीक है। DPSP, Directive Principles of State Policy, कल ही मैंने लास्ट ही लेक्चर में आपको समझाया था, लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि दिस आर डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्शन देता है, ऐसे प्रिंसिपल्स जो डायरेक्शन देते हैं, किसको डायरेक्शन देते हैं, हमारी कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट को, ठीक है, किस किस्से में, तो कहेंगे इन द लॉ मेकिंग और इन द पॉलिसी मेकिंग। ओके, कह सकते हैं ऐसा, इन द law making or we can say making of the policy, right। अब देखते हैं the importance of DPSP is every government keeps in mind, ठीक है, हर एक गवर्नमेंट को, ठीक है, अपने दिमाग में रखना है। अगर आप कोई लॉ बनाते हो तो आपको DPSP को दिमाग में रखना है, ठीक है, राइट, और जो पॉलिसीज आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है, राइट, उसको भी ध्यान में रखकर, मतलब पॉलिसी जब आप बनाएंगे या उसको लागू करेंगे तो उसमें भी ध्यान में रखना है, राइट, कि डीपीएसपी, ठीक है, जो है उसको वी हैव टू कीप इन माइंड द डीपीएसपीज, राइट, जब आप कोई लॉ बनाते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं, जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। डीपीएसपी है क्या, तो कहेंगे जस्ट कि जो जो बैकवर्ड क्लास है या जो सबसे वीकर सेक्शंस है, राइट, उनको उनका वेलफेयर हो, वेलफेयर स्टेट है ना हमारा, एक सोशल स्ट्रक्चर है ना, चैप्टर नंबर 1। तो वेलफेयर स्टेट में डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, हमारे सारे के सारे लॉज फ्रेम किए जाते हैं। लॉज आर फ्रेम्ड व्हाइल कीपिंग इन माइंड द DPSPs, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, ठीक है, ताकि न्याय, सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय, है ना, सोसाइटी में हर किसी को इक्वालिटी मिले, राइट, तो सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी हम सभी को एंजॉय करने मिले, राइट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर ही सारे लॉज और पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। देखिए दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव डायरेक्शन टू द स्टेट टू अचीव सर्टेन वेलफेयर स्कीम्स। आ गया, क्या करते हैं, दे गिव डायरेक्शन, ठीक है, बोला कि हम आपको डायरेक्ट करेंगे कि आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम्स है या वेलफेयर एम्स है, आपको वो अचीव करने हैं, है ना। देश के जो वीकर सेक्शंस है सभी को इक्वालिटी में, नेमली मैं कहूँगा सोशल इक्वालिटी, ठीक है, या सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी कह सकते हैं रिलीजियस इक्वालिटी या फिर रिलीजन जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें को, इन सारी चीज़ों को, ये सब क्या है, ये सब वेलफेयर स्कीम्स है या वेलफेयर एम्स है, राइट। तो इन सबको एनफोर्स करने के लिए जो लॉज बनाएंगे, तो वो लॉज को ध्यान में क्या ध्यान में रखना है, लॉज बनाते समय हमको क्या ध्यान में रखना है, तो हमको ध्यान में रखना है डीपीएसपी को, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उनको ध्यान में रखकर हमको लॉज बनाने, और लॉज जो भी बनेंगे, ठीक है, वो कैसे बनेंगे, दे वुड बी हैविंग सर्टेन वेलफेयर एम्स, ठीक है, समझ में आया। तो वेलफेयर एम्स होने चाहिए उनके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, सम ऑफ देम आर, अब इसमें से कुछ ये रहे, तो ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, देखते हैं क्या है लिखा है। लेट मी चेंज द मार्कर, ठीक है। देयर एम इज टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। आ गया, मतलब इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेसिस पे, पैसों के मामलों में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, पैसा कमाने का तक मिले, नो, राइट। तो इकोनॉमिक एंड सोशल में क्या होता है, वही रिलीजियस जो डिफरेंसेस होते हैं, चाहे आप
कास्टिज्म ले लीजिए या फिर रीजनलिज्म ले लीजिए, ठीक है, अनटचेबिलिटी ले लीजिए। तो यहाँ पर जो सोशल जस्टिस है, राइट, ऑफ द पीपल, उसको हमको एम करना है। वी हैव टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस फॉर द पीपल। तो अगर मैं कोई लॉ बना रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि भाई ये लॉ से मेरे जो देश की जनता है, ठीक है, इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है, इफ आई एम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो क्या है कि मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरे जो देश की जनता है, खास करके जो वीकर सेक्शन है या जो बैकवर्ड क्लास है, उनको क्या उनको इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, क्या उनको सामाजिक न्याय मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, ठीक है, राइट। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या लिखा है, दे ट्राई टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। अब देखिए जस्टिस ही नहीं, इक्वालिटी भी देना है लोगों को, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन जस्ट यहाँ पर क्या है, जस्टिस, यहाँ पर है इक्वालिटी। तो जस्टिस भी देना है एंड इक्वालिटी भी हमें देना है। फिर आता है दे एम एट प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। ऐसे लॉज बनाने हैं जहां पर हम हमारे जो दुनिया के दूसरे बाकी सब कंट्रीज हैं उनके साथ हम कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए, ठीक है, वी डोंट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर स्टेट्स। तो ये ध्यान में रखकर हमको बनाना है। फिर क्या लिखा है, दे एम टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, इन इंडिया। वेलफेयर स्टेट तो आपको बता ही चुका हूँ क्या है, तो दिस आर ऑल डीपीएसपीस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है, ओके। ये टॉपिक अभी मैं समझा देता हूँ क्योंकि इसके बाद जो है हमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो शायद मैं ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है, जो ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं सारा कुछ समझा देता हूँ। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो हो चुका है, 25 मिनट्स और समथिंग, लेकिन शायद मैं समझा दूंगा दोनों, आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। सो आई ट्राई टू वाइंड अप टुडे इटसेल्फ, ओके। और नहीं होता तो एक छोटा सा लेक्चर दूसरा बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में ही इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और वो सब कंप्लीट कर दूँ, राइट, क्योंकि आप इतना पढ़ेंगे पहले तो, ठीक है, कि क्या है डीपीएसपीएन, क्या है फंडामेंटल राइट्स, तो ही आपका टाइम हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, राइट। तो लेट अस कंटिन्यू विद नेक्स्ट लेक्चर, द 9th chapter, that is the independent judiciary, okay, ठीक है। Up till then, goodbye, stay home, stay safe.